हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे बढ़िया हैं। तो इस क्लास में हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 18 और 19 करेंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे, आपके RS अग्रवाल बुक का है ना। क्या है क्वेश्चन 18 नंबर। टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:5। इफ द सम ऑफ दिस एंगल्स इज इक्वल टू द थर्ड एंगल, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। देखिए, किसी ट्राइंगल के दो एंगल का रेशियो दे रखा है जो कि क्या है 4:5 है। तो एक ट्राइंगल अगर मैं बनाऊँ, यहाँ पर कोई ट्राइंगल बना लेते हैं। हमें तो नहीं पता ना कि किस टाइप का ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, स्केलिन है। तो मैंने एक नॉर्मल ट्राइंगल बना लिया आपके सामने। इस ट्राइंगल के किसी दो एंगल का सम कितना दे रखा है 4:5। तो 4 जो है उसको हम 4x हम मान सकते हैं और 5 को हम 5x बोल सकते हैं। एक बात बताइए, एक और ट्राइंगल बना के एक चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको कि किसी भी ट्राइंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो 180 अगर होता है तो मैंने सब कुछ बोल दिया यहाँ पे कि मैंने इसको मान लिया 50, इसको मान लिया 60, तो 50 60 110 हो गया। तो ये कितना हो सकता है 70 हो सकता है ना। आप कुछ और मान सकते हो। आप बोले सर आप जैसा माने हम वैसा नहीं मानेंगे, मत मानिए, आप इसको 80 मान लीजिए, इसको आप बस 20 ही मान लो। तो कितना हो जाएगा 80 20 100, तो ये कितना हो जाएगा 80। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ इस बात पे ध्यान देना। क्या एक बात बताओ, किसी भी दो एंगल का सम करने पे तीसरे के इक्वल आ रहा है क्या? कहने का मतलब क्या है, अगर मैंने बोला मैंने 20 + 80 किया, सॉरी 20 + 80, हाँ ठीक है 20 + 80 किया तो कितना 100। मुझे किसी दो एंगल का सम तीसरे के इक्वल चाहिए, तो 20 + 80 100, 100 बराबर 100 चाहिए, बट 100 मिल कहाँ रहा है, यहाँ तो 80 है सिर्फ। आप कुछ भी करके देख लो, कुछ भी करके देख लो, मतलब ये होता है कि भाई आप किसी भी दो एंगल का सम लो, इसको सम करो, इसके इक्वल नहीं आएगा, इसका 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 सम करो, इसके इक्वल नहीं आएगा। तो ये कब हो सकता है कि इक्वल हो? ये एक ही केस में हो सकता है कि भाई साहब ये तभी होगा जब ट्राइंगल में किसी एक एंगल को आपको 90 दिया हो या 90 मानना पड़ेगा, तभी किसी दो एंगल का सम तीसरे के इक्वल हो सकता है। कहने का मतलब, अगर मैं सपोज राइट एंगल ट्राइंगल एक बना दूं और ये 90 दे रखा है और ये 45 है, ये 45 है, तभी तो हम बोल सकते हैं ना कि किसी दो एंगल का सम लाइक 45 + 45 किसके इक्वल सकता है, किसके इक्वल हो सकता है, तीसरे एंगल के इक्वल हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 45 + 45 मतलब सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू द थर्ड एंगल। इस केस में पॉसिबल है। तो कहने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो, तो हमने दो एंगल को मान लिया कुछ कि ये 4x और 5x है। अब यहाँ जो लिखा हुआ है ना, इफ द सम ऑफ दिस एंगल्स इज इक्वल टू द थर्ड एंगल, तो इन दोनों का सम मतलब 4 एंगल कोई 4x है और एक एंगल 5x है, इन दोनों का सम इक्वल है थर्ड एंगल के। तो थर्ड एंगल क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा है ना। तो मैंने समझाया इस बात को कि किसी भी दो एंगल का सम लो ट्राइंगल में, वो तीसरे के बराबर तभी होगा जब तीसरा अपने आप में 90 होगा, नहीं तो ये बात नहीं हो सकता है। मैंने इस बात को प्रूफ किया यहाँ पर आपके सामने कि किसी भी दो एंगल को ले लो, उनका सम करो, वो तीसरे एंगल के इक्वल तभी हो सकता है जब तीसरा एंगल अपने आप में 90 हो, जो कि यहाँ से प्रूफ हो रहा है। बाकी आप चेक कर लो, कोई भी एंगल ले लो, 90 को छोड़ दो। अगर मैं यहाँ चेंज कर दूँ, यहाँ सपोज मैंने कर दिया 50 है ना, और मैं बोलता हूँ ये हो गया आपका कितना 85, तो किसी भी दो एंगल का सम करो ना, देखो ना 180 के बराबर 90 के बराबर नहीं आएगा। या ये बोलो किसी भी दो एंगल का सम करो, जैसे मैंने बोल दिया 45 + 50, 45 + 50 कितना होता है 95 होता है। लेकिन हम क्या बोल रहे क्वेश्चन में, या हमें चाहिए क्या 45 + 50 50 + 45 होता है कितना 95, बट 50 + 45 ले लिया तो क्या कहीं 95 मिल रहा है, नहीं मिल रहा। अगर जब मिल ही नहीं रहा है तो ये बात प्रूफ हो रहा है ना कि आपको ट्राइंगल में किसी एक एंगल को 90 लेना पड़ेगा। मतलब क्या होगा कि किसी दो एंगल का सम तीसरे एंगल के इक्वल तभी हो सकता है जब ट्राइंगल का कोई एक एंगल क्या हो 90 हो। तो ये बात समझ में आ गया। तो आप लिखो एक चीज़, लेट the angles
of the triangle. Let the angles of the triangle be 4x and 5x. आप लिख सकते हो इस बात को यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है कि भैया किसी दो एंगल का सम ट्राइंगल के तीसरे एंगल के बराबर हो रहा है। तीसरे के बराबर होने के लिए तीसरा को 90 होना ही पड़ेगा, तो ठीक है। 4x प्लस 5x 9x इक्वल टू कितना हो गया 90। x कितना हो जाएगा 90/9, तो कितना हो गया x कितना हो गया। हमें फाइंड करना है फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो देखो तीन में से एक एंगल तो पता ही था, तीन में से, या अगर राइट एंगल बना लूँ अगर, तो तीन में से एक एंगल तो पता है फिक्स है कि 90 ही होना है। बाकी दो एंगल क्या था 4x और 5x, तो 4x कितना हो जाएगा यानी 4 × 10 यानी कि 40, और 5x कितना हो जाएगा 5 × 10 यानी कि 50। तो हुआ ना 40 आ गया 90 आ गया, और एक एंगल तो 90, थर्ड एंगल तो 90 होना ही होना है। इस चीज़ को मैंने भली भांति आपको समझा दिया है कि कैसे होगा। और तीनों एंगल का किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना 180 होता है। देखो 90 और 40 50 90 90 90 180 हो गया, तो 180 हो गया। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ मेन बात ये समझना था कि दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 90 कैसे आएगा, है ना। तो इसको रिपीटेडली आप बार बार देखो, एक दो बार समझ में आ जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही प्यारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। तो भाई क्या है, a steamer goes downstream from one port to another port in 9 hours. It covers the same distance upstream in 10 hours. If the speed of the stream p 1 km/h, find the speed of the steamer in still water and the distance between the ports. क्या कह रहा है देखिए। पहले तो आप दो चीज़ को यहाँ समझ लो, जो कि आपको आगे भी अपने क्लास 8 में तो ही आप 9 10 में काम आएगा ये चीज़। एक तो होता है डाउन स्ट्रीम और एक चीज़ होता है आपका अप स्ट्रीम। किसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, किसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। अगर रिवर में जो पानी है उसका बहाव इस डायरेक्शन में, और जो स्टीमर चल रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है। ये क्या है, स्टीमर बोलो, बोट बोलो, नाव बोलो, जो बोलना वो बोलो। स्टीमर भी इधर चल रहा है और पानी का बहाव भी इधर ही है, तो इसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। पानी के बहाव के साथ चल रहे हैं, जिधर पानी का बहाव है उधर ही हम भी चल रहे हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या होता है, अगर पानी का बहाव इधर था बट स्टीमर आपका या बोट आपका इधर जा रहा है, मतलब पानी के डायरेक्शन के अगेंस्ट में जा रहा है, तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। इस चीज़ को बोलते हैं अप स्ट्रीम। दोनों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। मतलब समझ में आया, पानी के बहाव के साथ हमारा बोट चल रहा है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। पानी का बहाव इधर है बट हमारा बोट जा रहा है पानी के डायरेक्शन के अगेंस्ट में, मतलब पानी का बहाव इधर और हम जा रहे हैं इधर, तो इस चीज़ को बोलते हैं हम अप स्ट्रीम। अब एक बात समझो, यहाँ पे मैंने बोला पानी का कुछ स्पीड होगा, कुछ पानी का स्पीड होगा और कुछ बोट का अपना स्पीड होगा। तो जब बोट डाउन स्ट्रीम जा रहा है, पानी के बहाव के दिशा में जा रहा है, तो जो स्पीड होगा बोट का वो क्या होगा पता है, पानी का स्पीड प्लस अपना बोट का स्पीड। क्यों, क्योंकि एक तो पानी का बहाव जो है, अगर सपोज आपने बोट को सिर्फ अपने पास स्टे करके रखा हुआ है और पानी किसी स्पीड से जा रहा है, तो बोट को बहाते हुए ले जाएगा ना, हाँ से ले जाएगा। किस स्पीड से ले जाएगा, जो भी स्पीड इस रिवर का होगा उस स्पीड से ले जाएगा, जो भी स्पीड इस पानी का होगा उस स्पीड से ले जाएगा। इसका मतलब हम ये बात बोल सकते हैं कि जितना स्पीड पानी का है, एक तो वो स्पीड, और जो भी स्पीड स्टीमर का रहा होगा वो स्पीड, दोनों स्पीड जुड़ेगा, ऐड होगा, तब एक्चुअल स्पीड निकल सकता है बोट का, है ना। एक्चुअल मतलब टोटल स्पीड बोल सकते हैं, क्योंकि पानी का स्पीड मदद कर ही रहा है बोट को आगे ले जाने में, और बोट का अपना स्पीड तो है ही है। तो कहने का मतलब डाउन स्ट्रीम में स्पीड जो होता है, डाउन स्ट्रीम के केस में उस कंसेप्ट में इस चीज़ को समझते हैं कि स्पीड ऐड होता है किस किस चीज़ का, बोट का स्पीड और जो स्ट्रीम का स्पीड है। स्ट्रीम मतलब पानी के बहाव का गति जो स्पीड है। अप स्ट्रीम में क्या होगा, देखो
अप स्ट्रीम में पानी का बहाव तो अपना इस डायरेक्शन में है ही है और हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो देखो पानी का जो स्पीड होगा उस स्पीड को भी हमें चैलेंज करना है, मतलब उस स्पीड के अगेंस्ट जाना है। तो अगर सपोज आपने मान लिया कि पानी का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको पानी के अगेंस्ट में जाने के लिए अपना स्पीड 5 से ऊपर रखना पड़ेगा। 7 रखो, 8 रखो, बोट का स्पीड 9 रखो, 10 रखो, रखना पड़ेगा। क्यों? अगर पानी का बहाव भी 5 किलोमीटर पर आवर का है इस साइड और आप भी 5 किलोमीटर पर आवर से जाना चाहते हो, तो भाई पानी का स्पीड तो 5 किलोमीटर पर आवर पहले ही है और उसी स्पीड में हम बोट को अगर ले जाएं तो अपनी जगह कांस्टेंट रहेगा, ना आगे जाएगा ना पीछे। पीछे थोड़ा भले जा सकता है, आगे तो नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जब हम अप स्ट्रीम जा रहे हैं, पानी के अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो जितना भी पानी का स्पीड होगा उससे हमें अपना स्पीड हमें अपना मतलब बोट का बोलो चाहे स्टीमर का बोलो ज़्यादा रखना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा। इसका मतलब अगर स्टीमर का एक्चुअल स्पीड उस समय फाइंड करो तो स्टीमर का स्पीड जो होगा वो और माइनस जो पानी का स्पीड है वो, उसको माइनस करना होगा, तब पता चलेगा कि बोट का अपना स्पीड टोटल क्या निकलता है। जैसे कि यहाँ पे टोटल स्पीड ऑफ बोट कैसे निकल रहा था, बोट का अपना स्पीड और पानी का अपना स्पीड, तो टोटल स्पीड हुआ है ना, उस स्पीड से बोट जा रहा होगा। बट यहाँ क्या होगा, जो बोट का स्पीड हम मान लेते अगर x था और कुछ पानी के बहाव का स्पीड था, उसको हमें माइनस करना होगा। जैसे कि मैंने अपने इस एग्जाम्पल में बोला कि मैंने मान लिया था सपोज कि हमें पता था कि बोट का स्पीड था 7 किलोमीटर पर आवर और पानी के बहाव का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, तो बोट के स्पीड में से पानी का स्पीड माइनस करना पड़ेगा, तभी निकल के आएगा बोट का एक्चुअल स्पीड। इसी स्पीड से बोट आपका आगे जा सकता है, क्योंकि 7 और 5 का मैं कहने का मतलब है इस 7 किलोमीटर में 5 किलोमीटर तो आपको खर्च हो गया, ख़त्म हो गया। उस पानी के बहाव के स्पीड को कैंसिल आउट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए 5 तो वहीं ख़त्म हो गया, तो नेट तो 2 ही बचेगा। तो आपका बोट 2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा होगा, है ना। इस बात को नोट डाउन अपने पास करेंगे। मैं अभी यहाँ से क्वेश्चन की तरफ अब चलता हूँ। तो स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर। तो एक पोर्ट मान लो यहाँ पर, दूसरा पोर्ट यहाँ पे, स्टीमर जा रहा है डाउन स्ट्रीम। कहाँ जा रहा है? डाउन स्ट्रीम। और हम मान लेते हैं कि पानी का बहाव इसी डायरेक्शन में और स्टीमर भी गया इसी साइड, ठीक है। चलो और क्या लिखा है, इट कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम 9 in 10 hours। अच्छा, यहाँ एक टाइम दे रखा था पहले स्टार्टिंग में, अ स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट इन 9 hours। तो टाइम यहाँ जो लगता है वो लगता है 9 hours। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक चीज़ तो दे रखा होगा, पहले तो इसको पढ़ लो। इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 10 hours इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब वाटर, पानी, पानी का स्पीड आपको दे रखा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 1 किलोमीटर पर आवर है और हमें स्टीमर का स्पीड फाइंड करना और डिस्टेंस फाइंड करना। तो स्टीमर का नहीं पता है ना, तो आप मान लेना अपने पास, लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर मान लेते हैं x किलोमीटर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। अब देखो, जब बोट डाउन स्ट्रीम गया होगा तो बोट का स्पीड क्या रहा होगा, मैंने अभी भी समझाया, जब डाउन स्ट्रीम जाएगा तो बोट का स्पीड और स्टीमर का स्पीड दोनों ऐड हो जाएगा। तो जैसे आपने ये दोनों लिख लिया, आप लिखो पहले स्पीड डाउन स्ट्रीम, स्पीड डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जब डाउन स्ट्रीम में जा रहा था बोट तो स्पीड क्या होगा, बोट का स्पीड प्लस पानी का स्पीड x+1 किलोमीटर पर आवर। और कितना टाइम लगा है, 9 hours। तो यहाँ से एक चीज़ हम लिख सकते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना था, x+1, तो x+1, टाइम कितना लगा इंटू 9। तो एक इक्वेशन के फॉर्म में हमारे पास डिस्टेंस का आ गया, निकाल सकते हैं क्योंकि हमें स्पीड और टाइम पता था, तो डिस्टेंस हमने निकाल लिया क्योंकि पता चल रहा है कि लास्ट में डिस्टेंस फाइंड करना है। चलो फिर लिखा, इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 10 hours। अब बोट पहले तो इधर आया था डाउन स्ट्रीम, अब बोट जा रहा है इसी पोर्ट से यहाँ जा रहा है, बट उसे इस बार 10 घंटे लग रहे हैं। तो टाइम पता चल गया कि अप स्ट्रीम में टाइम 10 घंटा लग रहा है
और अप स्ट्रीम में हम करते क्या, बोट का स्पीड जो हमने अपने इस एग्जाम्पल में 7 किलोमीटर पर आवर माना था, तो बोट का स्पीड जो हमारे इस क्वेश्चन में बोट का स्पीड x और पानी का स्पीड माइनस करना पड़ता है, तो एक्चुअल स्पीड निकलता है अप स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम में क्या करते हैं, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो आप यहाँ लिखेंगे इस बात को, स्पीड अप स्ट्रीम, इस अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब पानी। और यहाँ पे लिख रखा है आपको कि टाइम लग रहा है 10 घंटा। तो अब यहाँ से आप लोग टाइम गिवन है, वो जो डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगा था वो लगा था 10 आवर्स, है ना। 1 मिनट बच्चे बस। ठीक है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम और टाइम पता है, तो यहाँ से भी कुछ डिस्टेंस निकल सकता है। तो हम लिख सकते हैं d इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो क्या होगा, स्पीड कितना है x माइनस 1 और टाइम कितना लगा था 10। तो एक इक्वेशन ये भी हो गया। अब एक बात सोचो, डाउन स्ट्रीम जाओ चाहे अप स्ट्रीम जाओ, डाउन स्ट्रीम जाओ चाहे अप स्ट्रीम जाओ, स्पीड अलग अलग हो सकता है ना। यहाँ इस पोर्ट से यहाँ इस पोर्ट पे जाओ या इस पोर्ट से इस पोर्ट पे जाओ, डिस्टेंस तो सेम ही होगा, ऑब्वियसली बात है, डिस्टेंस तो सेम ही होना है। तो जब डिस्टेंस सेम होना है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। जब डिस्टेंस सेम होना है तो हमें ये पता चल रहा है कि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस, तो वहीं से कुछ बात बन सकता है। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस, कितना ना डिस्टेंस x प्लस 1 इंटू 9 इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू 10, 9 इंटू एक्स 9x, 9 इंटू 1 9, 10 इंटू एक्स 10x, 10 माइनस 1 माइनस 10, 9x अपनी जगह पर है, 10x इधर आ गया तो माइनस का 10x, माइनस 10 अपनी जगह पर है, 9 इधर आएगा तो माइनस का 9, 9x माइनस 10x माइनस का x माइनस 19 कट गया, x क्या आ गया 19। x हमने किसको माना था, मैंने लिखा था स्पीड ऑफ स्टीमर, यानी कि आपसे जो स्टीमर का स्पीड मांगा है वो कितना हो गया 19 किलोमीटर पर आवर। तो आप लिख सकते हो स्पीड ऑफ स्टीमर 19 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा मांगा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स, डिस्टेंस निकालने के लिए देखो यहाँ से यहाँ जाओ चाहे यहाँ से यहाँ जाओ, जो डिस्टेंस होगा तो सेम होगा ना। तो आप इस इक्वेशन में, चाहे इस इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर दो, डिस्टेंस निकल जाएगा किसी भी इक्वेशन में। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू कोई भी इक्वेशन ले लो आप, तो मैंने इसी को ले लिया और उसको लेके भी चेक कर लेना, इस वाले को भी लेके। x कितना है 19, तो 19 प्लस 1 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 9, 180 किलोमीटर का डिस्टेंस आ रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे कॉन्सेप्ट क्लास 10 में बहुत ज़्यादा आपको यूज़ आना है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, इसको बार बार आप देखो वीडियो को, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।